नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और आपका स्वागत है आरंभ है प्रचंड में, जिसमें हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में अब रेवाड़ी और राबड़ी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लगातार कई लोक लुभावने घोषणाएं कर रही है, जिन्हें भाजपा रेवड़ी की संज्ञा दे रही है। कांग्रेस की लगातार घोषणाओं को लेकर रेवड़ी और राबड़ी की बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस भाजपा की बांटी गई उद्योगपतियों की सौगात को रबड़ी बता रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस की घोषणाओं को रेवड़ी करार दिया है। रेवड़ी और राबड़ी की जंग पर देखिए कांग्रेस भाजपा की सियासी जंग। तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं, रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों के और 5 लाख शहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो कि उनको पीने के लिए पानी, उनको सड़क, उनको अस्पताल, उनको स्कूल, अगर इसको वो रबड़ी मानते हैं, क्योंकि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, परंतु बीजेपी जो है वो गरीब कल्याण की राजनीति कर रही है कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। चुनावी राजनीति में जीत का सबसे अहम पैमाना जाति को ही माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठाकुर ब्राह्मणों की केमिस्ट्री में जाति का ये गणित फेल होता दिख रहा है। 14% से कम आबादी वाले समान वर्ग को 37% उम्मीदवारी मिली है, यानी अभी से तय हो गया है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, सत्ता का सबसे बड़ा शेयर स्वर्ण जाति के पास ही होगा। जाति गणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने भी 230 में से 60 सीटों पर ठाकुर और ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन उसने भी इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। देश में आधिकारिक तौर पर जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी का सामूहिक डेटा अलग अलग स्टडीज में सामने आता रहा है, लेकिन इन वर्गों की जातियों के बारे में स्पष्ट आंकड़े सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में ये सामने आया है कि प्रदेश की 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26% टिकटें आई हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है। दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर ब्राह्मणों को ही मिले हैं। एससी एसटी को उतनी ही टिकटें मिली हैं जितनी सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% ओबीसी हैं, 21.1% आदिवासी और 15.6% एससी हैं। विधानसभा में 47 सीटें एसटी के लिए और 35 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7% मुस्लिम हैं। देखिए, विधायक दल नेता चुनता है और देश में या प्रांत में जो विधायक दल होता है वही तय करता है किसको नेता बनाएंगे। अब इसमें जातीय आधार पर
भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है। यह जरूर ध्यान में रखती है कि विधायक दल की बैठक में इन सारे मुद्दे पर चर्चा हो। सवर्ण वर्ण को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 टिकट दिए हैं, जबकि भाजपा ने इस वर्ग के 79 उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी ब्राह्मण बनियों को टिकट देने में कांग्रेस भाजपा से आगे है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के मसले पर 2 साल पहले हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें ओबीसी की आबादी 50.1% बताई गई है। हालांकि जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दिए हैं। उमा भारती की नाराजगी के बाद भाजपा ने सबसे ज्यादा 11 लोधी उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर 7-7 सीटें दी हैं। उन्होंने शायद पहली बात तो उन्हें सवाल अपने पार्टी से करना चाहिए, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उन्होंने किसको कितना वोट, कितना प्रतिशत टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी का अगर वो आकलन करेंगे तो 100 से ऊपर मध्य प्रदेश में टिकट किसको दिया गया है, किस वर्ग विशेष को दिया गया, सब कुछ वहां पे है। ये छुपाने और दिखाने की नहीं है। और जो आज हिमायती बने फिरते हैं और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मध्य प्रदेश में इस शासन द्वारा दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे जो अपमान हो रहा है, उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही। जाति समीकरण पर अब दोनों ही पार्टियों के नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भोपाल से टीवी 24 के लिए पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। सप्त ऋषियों की गोद में बसे धमतरी जिले की सिहावा विधानसभा सीट में दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के श्रवण मरकाम और कांग्रेस की अंबिका मरकाम के बीच है। क्या है यहां का सियासी मिजाज, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सिहावा विधानसभा महानदी का उद्गम स्थल होने के साथ साथ जुझारू आदिवासी नेताओं का क्षेत्र रहा है। सिहावा विधानसभा को आदिवासी समूह के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर भानु सोम के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने रायपुर पैदल कूच किया था। इसी की बदौलत 1962 से ही यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। हालांकि प्रारंभ से ही यह विधानसभा सीट मूल स्वरूप में कांग्रेसी विचारधारा का समर्थक रहा है, लेकिन 1962 में जनसंघ ने और 1977 में जनता पार्टी ने अपना विधायक बनाने में सफलता हासिल की। भाजपा प्रत्याशी को कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। अंबिका मरकाम जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 5 साल में, लोगों के नजरों में है। और हमने जो 2013 से 18 के बीच में जो काम किया है वो आम जनता के बीच स्पष्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 90 के दशक में सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ और 1990 और 93 और 1998 में कांग्रेस के माधव सिंह ध्रुव विधायक चुने गए और अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस की इस जीत के सिलसिले को भाजपा की महिला प्रत्याशी पिंकी शाह ने वर्ष 2003 में तोड़ा और उन्होंने पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव को शिकस्त दे दी। हालांकि 2008 में उन्हें कांग्रेस की अंबिका मरकाम से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव जीतना है, सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और निश्चित है कि चुनाव जीतेंगे भी और उसके बाद यहाँ क्षेत्र का जो भी विकास बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। हमारी विधायक जी लक्ष्मी ध्रुव जी ने भी बहुत काम किया है अपने सरकार रहते हुए और जो भी काम अधूरे उन्होंने छोड़ा है उसको जो है आगे मैं करने का प्रयास करूंगी। बहरहाल 2008 के बाद राजनीतिक समीकरण देखें तो पिछले चुनाव में जनता परिवर्तन करते आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूर्व विधायकों को टिकट दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। सिहावा विधानसभा महानदी का प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद सिरोंज के कांग्रेस प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी ने नामांकन फॉर्म भरा है। इस दौरान गगनेंद्र रघुवंशी के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं जगह जगह पर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इन सभी तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी से खास बातचीत की। कांग्रेस
प्रत्याशी गगेंद्र रघुवंशी ने आज फॉर्म भरा है। यहाँ पर आके शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे साथ प्रत्याशी गगेंद्र रघुवंशी जी मौजूद हैं। शिक्षा के विषय में बहुत ज्यादा सोच के रखा है, गौ माता के विषय में भी सोच के रखा है, किसान भाइयों के लिए लाइट, पानी और व्यवस्था, डैम, स्टॉप डैम, इनके लिए बहुत ज्यादा है, और व्यापारी भाइयों के लिए सुविधा जो है ना, सुरक्षा की सुविधा, और उनकी बाजार में जो उन्हें दिक्कत आती, उन चीजों के लेके हम देखेंगे। एक मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये प्रचलित बात है। हमारे साथ इस समय उनकी पत्नी भी मौजूद है, जो कदम कदम पे उनके साथ है। कैसा लग रहा है आपको? विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, अब प्रचार के लिए आप उतर गए हैं। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश है आपका? मैं सब इनके साथ, जनता का भरपूर प्रेम है हमारे लिए, और हम उमाकांत जी को 40,000 वोटों से हराएंगे। जो है ना हमारे भैया एक तरफा फाइट है, 70% से अधिक वोट मिल रहा है, 40,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे भाई साहब। आप क्या कहना है? 40,000 वोटों से कम से नहीं जीत रहे। इस बार कम से कम 30,000 मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी श्रवण लटेरी विधानसभा से विजय होगा। इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये चुनाव जो ये टिकट हुआ है, सर्वे पे हुआ है। एक तरफ परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात करती थी, हम पूरा श्रवण लटेरी देख रहा, 40 साल से है कि परिवार को टिकट मिल रहा। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी के घोषित होते ही कांग्रेस सिरोंज विधानसभा की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि ये वो परिवार का बालक है जिसने किसान से, गरीबी से उठ करके इस पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और पार्टी ने उसके लिए मौका दिया और किसानों की हमदर्दी को जाना समझा। तो निश्चित ही इस बार कांग्रेस पार्टी सिरोंज लटेरी विधानसभा में अपना परचम लहराएगी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी हलचल भी अब तेज हो गई है। आज कांग्रेस के उम्मीदवार गगेंद्र रघुवंशी ने यहां पे नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। बुधवार को बीजेपी छत्तीसगढ़ में चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी। बीजेपी हाईकमान ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल और बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला और कसडोल से धनीराम धीवर को प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जेसीसीजे ने आज 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें प्रेस नगर से जगललाल देहाती, पाली ताना खान से छत्रपाल सिंह कंवर, कोटा से डॉक्टर रेणु जोगी, बिलासपुर से अखिलेश पांडे, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज, अकलतरा से डॉक्टर ऋचा जोगी, जयजयपुर से टेकचंद चंद्रा, कसडोल से बाबा मनहरण, रायपुर ग्रामीण से मनोज बंजारे, गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय और भिलाई नगर से जहीर खान के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से सिंधी समाज का प्रत्याशी नहीं मिलने पर रायपुर सिंधी समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों ने तेलीबांधा स्थित इस सिंधी धर्मशाला में एक बैठक लेकर रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिंधी समाज से आने वाले और वर्तमान के कांग्रेस पार्षद अजीत कुकरेजा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस में रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी गई। सिंधी समाज जो है वो हर चीज में सक्षम रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंधी समाज को इस तरीके से उपेक्षित किया गया हो। ये पहली बार हुआ है कि दोनों ही बड़ी पार्टियों ने सिंधी समाज से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है। उस जन आक्रोश को लेकर ही आज यहाँ पे समाज की बैठक हुई है, और समाज की इस बैठक में ये तय किया गया है कि हम जिस तरीके से पार्टियों ने हमारे साथ में अन्याय किया है, तो हम अपने प्रत्याशी निर्दलीय रूप से उतारेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से रायपुर उत्तर से पार्षद रहे हैं अजीत कुकरेजा साहब, उनका नाम
बहुमत से सामने आया है कि उनको हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे, जिसके लिए कम से कम 10,000 लोगों को लेकर के हम रैली भी निकालेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इसके हाल बुरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ससुराल है, वहां पर भाजपा बेइज्जत हुई है। दुख की बात तो ये है कि उनके ही संभागीय कार्यालय में हाय हाय के नारे लगे। रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार इस बार बनने वाली है, जहां जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिलने वाला है। शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है कि 10 राज्यों में भाजपा की सरकार है और जहां जहां भी चुनाव हुआ केवल शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी इतनी फजीहत कराई केंद्रीय नेतृत्व ने कि चौथी लिस्ट तक नाम रोक के रखा। और वो इसी कारण किया कि ये वो लोग भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे जैसे बोलेंगे, बाहर निकलेंगे, उनका नाम और उनकी फर्जी घोषणाओं के बारे में बात होगी, वैसे वैसे भाजपा का वोट कटेगा। और अगर लिस्ट की बात कर लें तो भैया जबलपुर जिले में 8 सीटें कांग्रेस ने भी घोषित की, एक विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया। और यहां से तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों दामाद हैं यहाँ के, और दामाद की भी इतनी बेइज्जती हो गई कि हाय हाय के नारे लग रहे हैं जबलपुर में। और जनता तो लगा ही रही है, भाजपा के कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं, इतनी सिर फुटौल है। टिकट वितरण के बाद ही कपड़े फाड़ने और बंदूक चलने की नौबत आ जाती है। और मैं तो कहूंगी कि जो महाभारत में संजय की भूमिका थी कि वृतांत बताना है, दृष्टांत बताना है, क्या क्या हो रहा है किस किस जगह, वो भूमिका जो मोदी जी के लिए भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री निभा रहे थे, उनके ऊपर तक आक्रमण हो जाता है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने निशा बांगरे को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित बेटी निशा बांगरे ने अपनी जिंदगी और नौकरी को रिस्क पर रखकर राजनीति में आने की ख्वाहिश रखी थी। सरकार को ये डर था कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती है, इसलिए उनका इस्तीफा देर से स्वीकार कर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। वहीं के मिश्रा ने सरकार से सामने आकर निशा बांगरे से माफी मांगने की बात कही है। और हम उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो पथ चुना है उसको ईमानदारी से पालन करें। अब वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगी उनका विवेक है, हमारी पार्टी उनको लेकर क्या निर्णय लेगी वो हमारे सीनियर लीडरों का विवेक है। मगर मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मौजूदा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो निशा बांगरे जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। गुरु को मना नहीं कर रहा है तो बच्चा एक खदान है, गांधी जाने वाला है। एक तरफ लड़ाई है, 36 बचाने और दूसरे तरफ खड़े हैं 36 बेचने वाला। तो 36 बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है ना। सारे की छत्तीसगढ़ की फैक्ट्री ढांची तो पैसा तुम्हारे जेब में जाएगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी का आ गए तो खदान की पैसा है, फैक्ट्री पैसा सब अदानी मिल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी सवाल करते कि किसान के कर्जे कारोबार माफ कर दे। यदि हम 12,000 करोड़ रुपए किसान के कर्जा माफ करें तो भारतीय जनता पार्टी और हम जो कांग्रेस सवालों पर कर्जा माफ करे।